हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के चरण। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, इसके स्टेप्स पढ़ेंगे सोशल रिसर्च के। इससे पहले पीछे वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसकी परिभाषा, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में पढ़ा है। आज हम इसके स्टेप्स करेंगे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर अपडेट चाहते हैं तो अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान जब हमने करना है, जिस पे हमने रिसर्च करनी है, तो उसको बड़ी योजना प्लानिंग करके और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना होता है। हम पहले योजना बनाएंगे, फिर उसको व्यवस्थित तरीके से जो स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें विचार करना होता है कि हमने जो अध्ययन करना है, वो जो अध्ययन करना चाहते हैं वो कैसे करना है, उसका अध्ययन कैसे करना चाहते हैं, हम क्यों करना चाहते हैं। अगर हमें इन क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हम वो अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, तो हम अपने उद्देश्य को आसानी से पा सकते हैं। जो हमने उद्देश्य बनाया है कि जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसका आंसर जो है वो आसानी से मिल सकता है। हमारा वो उद्देश्य सफल हो सकता है। जो अस्पष्टताएं होंगी उनसे हम बच सकते हैं। उद्देश्य में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम जो आयोजन कर रहे हैं वो काफ़ी सोच समझकर विचार करके हम योजना बनाएं अनुसंधान करने की। सर्वेक्षणकर्ता के पास समय और धन की कमी होती है। समय और धन की कमी के कारण वो पहले योजना बनाएं कि उसको जिस फील्ड में जिस चीज़ का उसको अध्ययन करना है, जिसकी रिसर्च करनी है, वो देखे कि क्या उसको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्या उसके वहाँ से वो इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, यहाँ से उसने अध्ययन करना है, तो ऐसा वो सर्वेक्षण कर सकता है। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए जो सर्वेक्षण का कार्य है उसको वो संचालित करता है, जिससे कि अगर उसने पहले से योजना बनाई है कि मुझे ये स्टेप जो होते हैं वो उनको फॉलो करना है, उनको वो सही तरीके से देख ले, तो जो रिसर्च करके जो रिजल्ट निकलेगा वो विश्वसनीय होगा। उसका निष्कर्ष जो है वो सटीक होगा, विश्वसनीय होगा उसका रिजल्ट जो निकल के आएगा उस अनुसंधान का। और कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, पहला है सामाजिक सर्वेक्षण की समस्या का चयन करना। जो हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, हम पहले उसकी समस्या का चयन करेंगे। हम प्रॉब्लम को चुनेंगे कि हमने किस पे अध्ययन करना है। पहले एक समस्या को चयन करेंगे। संपूर्ण सर्वेक्षण अध्ययन समस्या के चयन पर ही आधारित होता है। जो हमने समस्या का चुनाव किया उसी पे आधारित अब जो अनुसंधान होगा, जो शोध होगा, वो होगा। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सर्वप्रथम एक निश्चित समस्या का निर्धारण आवश्यक होता है। जब भी हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसके लिए एक निश्चित समस्या का निर्धारण करना आवश्यक होता है। समस्या ऐसा ना हो कि उस समस्या का हम कहीं से इंफॉर्मेशन ना निकाल पाएँ, उसका जो अध्ययन है वो ना कर पाएँ। तो जो समस्या का चयन कर रहे हैं वो बहुत ही सोच विचार कर करी जाती है कि जिसका जो समस्या हम चुन रहे हैं, ताकि उसका वो शोध करने में हमें आसानी हो। हमें शोध करने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो भी हम लिटरेचर रिव्यू से पढ़ लेंगे कि किस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहले जो समस्या का हमने चुनाव किया तो उसमें शोधकर्ता की अभिरुचि होनी चाहिए। अगर उसकी रुचि होगी, जिस समस्या को उसने चुना है, अगर उसने गरीबी को चुना है, समस्या जो है वो गरीबी चुनी है, तो उस गरीबी में उस जानने के बारे में उसकी रुचि है या नहीं, ये देखना होगा कि उस जो अनुसंधान करता है उसकी रुचि है, उसके अनुकूल ही है, गरीबी के बारे में वो जानना चाहता है, तभी वो उसमें परिश्रम करेगा, मेहनत से, लगन से उसके बारे में आंकड़े इकट्ठे कर पाएगा। जो समस्या है उसके बारे में शोधकर्ता को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो जो ज्ञान है वो उसको लिटरेचर रिव्यू करके, जो दूसरे साहित्य हैं
रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, उनको पढ़ के उनसे ज्ञान उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि जो उसके बारे में ज्ञान होगा तो उसको शोध करने में आसानी होगी। अध्ययन समस्या का जब चयन किया जाता है तो तत्कालिक और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में होना चाहिए। जो समस्या को हमने चुना है वो या तो करंट में कोई ऐसी इश्यूज हैं उनके ऊपर होना चाहिए, उनसे संबंधित होना चाहिए, या सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में, जैसे सुधार, कोई सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, विघटन, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं तो उसमें सुधार की परिस्थिति कैसी है या विघटन की है, इस तरह से कल्याण से इनसे संबंधित होना चाहिए। जो समस्या को चुना है वो सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में होना चाहिए, वो कल्याण से उससे कल्याण हो सके, सुधार हो सके, विघटन हो सके, इस उद्देश्य से इस संदर्भ में होनी चाहिए। असंबद्ध विषयों का चयन ना करके संबद्ध विषय का चयन करना होता है। जिस समस्या का हमने चुनाव किया है उसका उस विषय से संबंध होना चाहिए। समाजशास्त्र के विषय से जिसका चुनाव किया है, तो जैसे कोरोना है तो कोरोना में उसके आर्थिक तौर पे देखा जाए तो लोगों का जो आर्थिक का स्टूडेंट होगा, इकोनॉमिक का, वो उससे संबंधित उस समस्या को चुनेगा। समाजशास्त्र का जो इस समस्या को चुनेगा तो वो लोगों के कोरोना के समय लोगों को जो उनके सामाजिक जीवन में चुनौतियाँ आई, जो जैसे घरेलू हिंसा बढ़ी या उनको जो सामाजिक चुनौतियों को सामना करना पड़ा, जो लोग जो बेरोजगार हो गए, उनको जो घर की जो समाज में रहते हुए जो जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस तरह की जो संबंध है उस समस्या का, उसको चुनना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो असंबंध हो, उसका संबंध ही ना हो, उससे जिस समस्या को चुना हो उसका कोई संबंध ना हो, तो उसका संबंध होना चाहिए उस विषय से जो हमने समस्या को चुना है। नेक्स्ट है विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन। जो पहले हमने समस्या का चुनाव किया, समस्या का चुनाव करने के बाद फिर जो अनुसंधान करता है उसको उस विषय पर पहले जो पूर्ववर्ती अध्ययन हुए हैं, उस समस्या से संबंधित जो अध्ययन हो चुके हैं उनके बारे में जानना होता है, उनके बारे में जानना आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता अपना दृष्टिकोण बना सकता है। स्पष्ट ढंग से दृष्टिकोण बनाने में उसको मदद मिलती है। तथ्यों से, जो तथ्य उसने लिए हैं उस तथ्यों से तुलना करने, उनका संबंध देखने में भी मदद मिलती है। जो समस्या का उसने चुनाव किया है, जिस तथ्य से किया है उसका वो तुलना कर सकता है, संबंध जो वो तुलना देखना चाहता है या संबंध देखना चाहता है, उसको ये भी मदद मिलती है। कई बार अनुसंधानकर्ता को मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके बारे में आभास हो जाता है कि कौन कौन सी कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ेगा, जिससे वो बचने की व्यवस्था भी कर सकता है। जो अनुसंधान करते हुए उसको कठिनाइयाँ आएंगी, उस फील्ड में उस शोध करते हुए जो कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों का उसको आभास हो जाता है और वो उनसे बचने की भी व्यवस्था कर लेता है। जब वो लिटरेचर रिव्यू करता है, साहित्यों को पढ़ता है, जो रिपोर्ट लेखन होते हैं, जो रिसर्च पहले हो चुकी हैं, अनुसंधान पहले हो चुके हैं, उस समस्या से संबंधित उन अनुसंधानों को पढ़कर उसको एक उसका अंतर्दृष्टि, जो प्रश्न पूछने के लिए ऐसे उसको सामान्य बोध मिलता है। उसको एक जो वो प्रश्न पूछना चाह रहा, जो उद्देश्य उसने प्राप्त करना है, ऐसे उसको प्रश्न बनाने में उसको सामान्य बोध मिलता है कि वो किस तरह की रिसर्च करना चाहेगा। उसमें जो अनावश्यक दोहराव होंगे उनको, अनावश्यक दोहराव को भी हटाता है। जो जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे कोई जिनका कोई निष्कर्ष ना निकले, उनको भी वो हटाने में काम आता है। इसलिए लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, जो साहित्य है उसको पढ़ा जाता है। जो पहले से अनुसंधान हो चुका है, रिसर्च हो चुकी है, उस साहित्य को पढ़ना। जिस समस्या को हमने चुना है उस समस्या से संबंधित जितनी रिसर्च हो चुकी हैं उन रिसर्च को पढ़ना, और उससे जो हमें आइडिया मिलता है कि हमें सामान्य बोध होता है उससे, और जो अनावश्यक हम दोहराव करते हैं वो भी, उसमें भी
हमें सहायता मिलती है, अनावश्यक दोहराव ना करें। सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, ऑब्जेक्टिव जो हमने सर्वे करना है उसके ऑब्जेक्टिव बनाना। हम जो अनुसंधान करना चाहते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य है, हमें उससे संबंधित उद्देश्य बनाना है। हम उसका अनुसंधान क्यों करना चाहते हैं, वो शोध क्यों करना चाहते हैं। तो एक सामान्य उद्देश्य क्या होगा और विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, उनको हम निर्धारित करने के बाद उस क्षेत्र के बारे में, जिस क्षेत्र में हमने अध्ययन करना है, उस पर्टिकुलर जगह के बारे में, जैसे कोई गांव है, गांव का अगर अध्ययन करना है तो गांव के उस क्षेत्र के बारे में कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी होगी, ये हमें निर्धारण करना है कि हमने जो हमारे कार्यकर्ता होंगे जिनसे हमने हेल्प लेनी है, समय कितना ले लेंगे, लगभग अनुमान लगाना है। खर्च कितना हो जाएगा, ये अनुमान हम लगाएंगे। सूचना के स्रोत कौन कौन से होंगे, यह भी सर्वेक्षण के उद्देश्य पे ही निर्भर करता है। जिनसे हम सूचना प्राप्त करेंगे उसके स्रोत कौन कौन से होंगे। सूचना प्राप्त करने के लिए जैसे हम प्रश्नावली साक्षात्कार से, तो हमने ये देखना है कि हम किससे सूचना, किन किन स्रोतों से सूचना प्राप्त करेंगे। डॉक्यूमेंट्री मेथड होता है जिससे हम साहित्य से जो रिपोर्ट आई हैं, जो लेखन है, जो लेख छपे हैं, उनसे हम सूचना प्राप्त करेंगे। तो वो भी हमने पहले से ही तय करना है कि हम किन किन से स्रोतों से सूचना लेंगे। हमारा जो उद्देश्य है, किन सूचनाओं से उद्देश्य जो है वो उस पर निर्भर करता है। कितना खर्च होगा, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि इतना खर्चा आएगा, एक भवन बनाने के लिए इतना खर्चा आएगा, उसका पहले से अनुमान लगा लेते हैं। तो ऐसे ही जब शोध करते हैं तो उसमें कितना समय लग जाएगा, कितना उसमें खर्चा आएगा, ये अनुमान पहले ही लगा लेना होता है अपने उद्देश्य को पाने के लिए। जो उद्देश्य हम पाना चाहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, जैसे हमने किसी की मनोदशा का पता करना है। जब मनोदशा का पता करना है तो जो सामान्य उद्देश्य हैं वो ये पता करना है कि उस व्यक्ति की, ये व्यक्ति है उसके बारे में ये पूछा जाए कि उसने खाना कब खाना, उसको क्या क्या अच्छा लगता है, दिन में कौन सी एक्टिविटी उसको पसंद है, वो क्या क्या आज उसने क्या किया। ये सामान्य उद्देश्य हैं। जो उद्देश्य वो विशिष्ट उद्देश्य है वो ये कि उसकी मनोदशा का पता करना कि उसकी मनोदशा कैसी है। तो इस तरह का उद्देश्य जो कि पहले ही बनाना होता है कि हमें उद्देश्य को निर्धारित करना होता है कि हम रिसर्च करना चाह रहे हैं क्या वो उद्देश्य हमारा निकल के आएगा या नहीं। ये हम पहले से ही निर्धारित करते हैं कि हमने ये उद्देश्य पाना है। जैसे जो हम यहाँ पे हिट करना है तो यहाँ पे हिट करने के लिए सामान्य उद्देश्य बनाए हैं, तो एंड में जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वो हम तभी जो शोध किया वो तभी वैलिड होगा अगर हम जो पाना चाह रहे हैं, जो उद्देश्य है हमारा, वही आंसर हमें मिल जाए। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, जब हमने समस्या को चुना उसके बाद हमने लिटरेचर रिव्यू किया, हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ा, उस समस्या से संबंधित कौन कौन सी रिसर्च हुई है। फिर हमने उद्देश्य का निर्धारण किया कि जो हमने उद्देश्य को पाना है उसका जो हमने रिसर्च करनी है तो उसका क्या उद्देश्य है, हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में पहले से निर्धारण करना, कितना समय लगेगा। फिर हम क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, यहाँ पे हमने वो स्टडी करना है। तो उस जो अध्ययन क्षेत्र है उसका निर्धारण करके हम व्यवहारिकता की दिखाते हैं। कार्य करने से पूर्व क्षेत्र या स्थान जिसके अंतर्गत तत्वों का संकलन करना है, जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है, उस क्षेत्र को चुनना। जैसे कोई गांव चुनना, कोई स्टेट चुनना, कोई गांव का पर्टिकुलर उसका नाम होना चाहिए उस गांव का, जैसे ए गांव का नाम है तो उसको चुन लिया, उस क्षेत्र के स्थान के बारे में उससे डाटा कलेक्ट करना, ये हम पहले से निर्धारण करेंगे। हम उस पर्टिकुलर जगह से ये आंकड़े इकट्ठे करेंगे। तो जो पहले के पूर्व जो समाज वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि जितना बड़ा हम अगर डाटा कलेक्ट करते हैं, जितना बड़ा लेते हैं, तो जो हमारा
निष्कर्ष है वो उतना ही यथार्थ निकल के आता है, सही निकल के आता है। लेकिन जो आज के जो समाज वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि जितना हम छोटा सीमित लेंगे, जितना हम छोटा क्षेत्र लेंगे, उससे उतना ही अच्छा जो सही रिजल्ट है वो निकल के आता है। कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे पूरे ज़िले को ले लिया, तो ज़िले में से अगर हम सैंपल ले रहे हैं, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे वो जो रिप्रेजेंट करते हों, जो सैम्पलिंग रिप्रेजेंट करती है उसकी विशेषताएं, उस जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो निकल आए। तो अगर हम छोटा लेंगे तो छोटे से ये है कि हम उस यहाँ पे अगर कोई 20 बंदे हैं, 20 व्यक्ति हैं एक गांव में, 20 व्यक्ति नहीं 20 घर हैं, तो 20 घरों में से अगर हम 10 घर ले लेते हैं तो वो सटीक आंसर जो है वो उसका निकल के आ जाएगा। जो आज के जो समाज वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि जितना सीमित क्षेत्र होगा उसमें सही जो यथार्थ है, विश्वसनीय जो रिजल्ट है वो निकल के आएगा। तो हम उस क्षेत्र का भी निर्धारण करते हैं। आगे है उपकल्पना, प्राकल्पना निर्माण, एक हाइपोथेसिस बनाना। जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो हमारे पास पहले का ज्ञान है, पहले प्रारंभिक ज्ञान के आधार पे हम सामान्य निष्कर्ष देते हैं। जो हमारे पास ज्ञान हो गया, जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया, हमने क्षेत्र के बारे में देख लिया, निर्धारण कर लिया, अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, उद्देश्य सेट कर लिए कि हमने क्या ढूंढना है, तो हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। पोटरमन के अनुसार कि जो यह एक काम चलाऊ अनुमान है, अवधारणा है। ये एक काम चलाऊ अवधारणा होती है। इसकी सत्यता की परीक्षा हम अनुसंधान में करते हैं। हमने पहले ही इसका रिजल्ट दे दिया, पहले ही जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया, जो क्षेत्र निश्चित किया, हमने उसका पहले से एक अनुमान लगा दिया कि जो हमने शोध करना है तो उसका ये रिजल्ट निकल के आएगा। वहाँ पे ऐसा है, जैसे शोध कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करता है, ये उसे दिशा का निर्धारण करने में भी सहायता करता है। इसलिए शोधकर्ता जो परिकल्पना, इसके कार्यकारी परिकल्पना कहा जाता है। शोधकर्ता इसको यूज़ करके अपना जो शोध करता है, फिर उसके बाद में उसको देखता है कि क्या वो सही है या गलत। जैसे उदाहरण हम लें तो उदाहरण में हमने ये देखा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी, तो इसकी हम परिकल्पना पहले ही बना रहे हैं कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का संबंध स्किल से है, बेरोजगारी का संबंध स्किल से है, कौशल से है। तो दूसरा हमने उपकल्पना बनाई कि बेरोजगारी, जितनी स्किल की कमी है, स्किल की कमी जितनी कम, स्किल की जितनी कमी होगी उतनी ही ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। जितनी स्किल, लोगों के पास कौशल का ज्ञान कम होगा उतना ही ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। तो फिर हमने ये परिकल्पना पहले ही बना ली है। इसी के आधार पर जब हम अनुसंधान करेंगे फिर हम इसको चेक करेंगे कि जो हमने परिकल्पना बनाई थी कि ये ऐसा है, क्या वो सही है या गलत है, फिर हम इसको चेक करते हैं। तो ये जो उपकल्पना है एक काम चलाऊ है, एक कार्यकारी परिकल्पना है जिससे हम सत्यता की जांच करते हैं। जो हमने अनुसंधान करना फिर उसकी हम परीक्षा करते हैं। तथ्य संकलन की विधि का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। जब हमने उपकल्पना बना ली उसके बाद तथ्यों का संकलन करते हैं, तथ्यों को, डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्ट करने के दो मेथड हैं, एक है परलेखीय, दूसरा है क्षेत्रीय। परलेखीय मेथड जो सोर्सेज है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, इसमें जो प्रकाशित हैं, प्रकाशित या फिर अप्रकाशित, प्रकाशित या फिर अप्रकाशित साहित्य, लेख, रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री मेथड में है जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्री मेथड में आएगा जो कि प्रकाशित हो या फिर नहीं प्रकाशित हुई हैं, वो साहित्य और लेख, रिपोर्ट कुछ भी हो सकता है जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्षेत्रीय स्रोत से होता है फील्ड सोर्सेज,
जिस विषय से हम जिस विषय से हम सर्वे करना जा रहे हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, उस विषय से संबंधित व्यक्तियों का अध्ययन करना। व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रश्नावली, प्रश्नावली नहीं आएगा, अवलोकन किया जाता है उस व्यक्ति का जो इस विषय से संबंधित व्यक्ति हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो अवलोकन। साक्षात्कार, हम उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे बातचीत करके। अवलोकन, साक्षात्कार के द्वारा हम उनसे पूछ सकते हैं। ये व्यक्तिगत अध्ययन है, तो फील्ड में जाकर। परलेखीय है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस है, जो कि साहित्य लेखों से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और जो व्यक्तियों का उस विषय से संबंधित जो व्यक्तियों का अध्ययन करना है, उनको अवलोकन के माध्यम से, साक्षात के माध्यम से हम उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। निदर्शन का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग। जब हमने डाटा कलेक्ट करना है तो ये हमने मेथड तय कर लिए कि हमने किस मेथड से, जब हम ये डॉक्यूमेंट्री मेथड या सोर्स फील्ड सोर्सेस हैं, ये हम दोनों भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। अनुसंधानकर्ता की मर्जी होती है कि वो किस मेथड को चुनता है, किस डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन से मेथड को अपनाता है। इसके बाद जो निदर्शन का चुनाव है, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग। जो हम सैंपल लेंगे, सबसे पहले हम जो निदर्शन हमने सैंपल लेना है उसका आकार का निर्धारण करते हैं कि हमने कितना जो सैंपल लेना है वो उसका आकार तय कर लेते हैं। निदर्शन का आकार का तात्पर्य ये है कि अध्ययन के लिए इतनी इकाइयों का चुनाव किया जाना चाहिए जो समय का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करे। उस जिस समस्या को हमने लिया है, जिससे संबंधित हमने डाटा कलेक्ट करना है, वो उसका सही से प्रतिनिधित्व करे, उसके बारे में सही रिजल्ट दे, उसकी विशेषताएं बताता हूँ। जैसे हमने लेना है युवा वर्ग, युवा वर्ग से डाटा कलेक्ट करना है, युवा वर्ग के बारे में है हमारा शोध। तो युवा वर्ग से हम एक पहले डेफिनेशन तय करेंगे कि युवा वर्ग में कौन आएंगे। 15 से लेके 35 वाले हम एक डेफिनेशन, या फिर 15 से लेके 45 वाले जो हमने डेफिनेशन तय की है, उस आधार पे हम युवा वर्ग लेंगे और उनसे हम वो सैम्पलिंग लेंगे। उनमें से जिन युवाओं को हम लेंगे वो उनका प्रतिनिधित्व करते हों, उनकी विशेषताएं बताते हों, वो उसकी विशेषताएं हों, वो रिप्रेजेंट करता हो। जैसे जब हमने एक बॉल से माध्यम से बता देती हूँ, जैसे एक टोकरी में बॉल रखी हैं, अगर हमने बॉल में से कोई भी बॉल रैंडमली उठानी है, जब हम उठाएंगे तो वो रिप्रेजेंट, बीच में से कोई भी उठा ले रहे हैं, इनमें से इसमें 20 बॉलें हैं, अगर हमने 10 या 8 उठा ली तो वो रिप्रेजेंट करती होनी चाहिए कि जो बाकी हैं उनकी जैसी ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसे ही जब हम युवा वर्ग में से ऐसे इनको हम लेंगे सैम्पलिंग के तौर पे, तो वो रिप्रेजेंट करते हो, उनकी विशेषताएं भी बताते हो, मतलब उनकी जैसी ही विशेषताएं हो उनकी। जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो हमने चुनाव किया है समस्या के, जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना है, जिनको हमने चुना है, जहाँ से हमने सैम्पलिंग, जो हम सैम्पलिंग में ले रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हों, प्रतिनिधित्व करते हों उसका। तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। जो प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, निरीक्षण के द्वारा जो पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों के माध्यम से जो हमने सूचना कलेक्ट की है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, उन सूचना दाताओं से मेल मिलाप बढ़ाना भी आवश्यक होता है। जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना है, जिनसे हमने सूचना लेनी है, जिनसे प्रश्नावली, जिनसे हम पूछ रहे हैं, प्रश्नावली के जो हमने दी है वो उनके आंसर दें, अनुसूची दी है वो उसके यस और नो में आंसर दे। साक्षात्कार, उनसे जाके हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो उनको पहले हमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा ताकि वो हमसे कोई भी बात छिपाए ना। जो हम सूचना लेना चाह रहे हैं वो हमें सही से, वो यथार्थ जो स्पष्ट बात है वो हमें बताए। तो वो हमें तभी बता पाएगा अगर हम उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे।
अगर हम उसको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि वो हमसे डरे ना, हम उनसे श्योर कर लें कि हम उनकी बातों को गोपनीय रखेंगे, उनकी बातों को गोपनीय रखा जाएगा, अब वो कहीं भी किसी को बताई नहीं जाएंगी, तभी वो हम पर विश्वास करके हम उनके साथ मेल जोल बढ़ा सकते हैं। तो जिस कारण से वो अपना जो हमें डाटा चाहिए, जो सूचना चाहिए, वो हमें सूचनाएं दे सकता है। तथ्यों का संपादन, वर्गीकरण, सारणीकरण। जो सूचनादाताओं से जो हमने पूछा, जो उन्होंने हमें सूचनाएं दी, उन सूचनाओं को हम अलग अलग समूहों में बांट के रखेंगे, अलग उसका वर्गीकरण कर देंगे। जो उत्तर मिले हैं, जो संकेत हमें मिले हैं, प्रतीक मिले हैं, उनको संख्या की सहायता से व्यवस्थित कर देंगे। अगर जो संकेत मिले हैं, जो भी अगर मान लो हाँ में उत्तर है तो हाँ वाले इधर रख देंगे, नहीं वाले इधर रख देंगे, उनका वर्गीकरण कर देंगे। जिनकी प्रकृति एक जैसी है उनको एक जैसी प्रकृति में रखेंगे, एक जैसे वर्ग में रखेंगे। जो हाँ वाले हैं वो सारे हाँ वाले में आ जाएंगे, नहीं वाले इधर आ जाएंगे, जो कन्फ्यूजन में है वो इधर आ जाएंगे। तो ऐसे उसको अलग अलग वर्ग में रखेंगे। अलग अलग वर्गों में रख कर उसको घटनाओं, जो अलग अलग घटनाएं हैं, दशाओं और अवस्थाओं की तुलना करेंगे। इनके बीच में फिर तुलना करके देखेंगे, और जहाँ तुलना कर इनके बीच में क्या तुलना है और इनके बीच में क्या संबंध है, एक दूसरे से ये संबंधित हैं। इन तथ्यों का जब संक्षिप्तीकरण हम करेंगे, इनको अलग अलग वर्ग में रख के इनकी तुलना करके इनके बीच में क्या ये सहसंबंध है, इनके बीच में जो संबंध है उसको देखेंगे। फिर उसको संख्या के आधार पे सारणी में लिखेंगे कि कितने परसेंटेज, जो परसेंटेज है वो कितनी परसेंटेज ने ये आंसर दिया है, कितनी परसेंटेज का, उसका हम सारणी में लिखेंगे। फिर तथ्यों का विश्लेषण तथा निष्कर्षीकरण, एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ फैक्ट्स। जो हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करके जो हमने उसको वर्गीकरण किया, उनका वर्गीकरण करके जो एक जैसी प्रकृति के थे उनको अलग अलग रखा। उनको अलग अलग रखने के बाद फिर हमें पता चला कि इनके बीच में क्या तुलना है, तुलना को देखा, उनके बीच में क्या संबंध है उसको देखा, फिर उसको सारणी में रखा। जब सारणी में रखा तो उससे फिर हम उसके परिणामों का पता लगाते हैं, उनके बीच में उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको उनकी तुलना को एनालाइज करते हैं, उनके सहसंबंधों को एनालाइज करते हैं, जिससे फिर हम उसका एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं। इनको एनालाइज करने के बाद हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इस निष्कर्ष को निकालने के बाद हमें एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे जो हमारा उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। जिस उद्देश्य से हम अनुसंधान करना चाह रहे थे, वो अनुसंधान हमारा पूरा होता है, वो हमारा उद्देश्य निकल कर आता है कि जो परिणाम है वो इसमें आता है। फिर सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन। सर्वेक्षण के परिणामों को निष्कर्षों के रूप में हम प्रतिवेदन में उसमें स्थान देते हैं। सामाजिक समस्या का विश्लेषण किया जाता है, उसके समाधान हेतु सुझाव दिए जाते हैं। जो हमने समस्या ली थी उसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद उसके समाधान भी बताते हैं, सुझाव दिए जाते हैं। सुझाव व्यवहारिक और साधनों की सीमा के अनुरूप ही होना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य था कि हम अनुसंधान शोध करें, वो जब निकल के आता है फिर वो व्यवहारिक जो हमारे साधन है उसी के अनुरूप ही होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हमें जो हमने समझाना है, जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, जो हमने सारणी में बनाया, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चित्रों के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आंकड़े के माध्यम से भी कि ये इतना, उसको हम चित्रों के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। सरल भाषा में उसका सुझाव जो है वो दे सकते हैं, उसका समाधान। और जो हम सरल भाषा में दे रहे हैं वो बोधगम्य भी होना चाहिए, उसका कोई सही अर्थ भी निकल के आना चाहिए। तो इस तरह से हमने अभी ये इसके स्टेप्स पढ़े। पहले हमने क्या देखा कि जो सामाजिक जो हम अनुसंधान करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम समस्या का चुनाव करते हैं जिसमें हमने अनुसंधान करना है। उस समस्या का चुनाव हमने बड़ी प्लानिंग, बड़े ही सोच समझ के करना होता है कि जिस समस्या में हमने
अध्ययन करना है तो वो उसमें हमारी रुचि है या नहीं, फिर उससे संबंधित हम साहित्य का अवलोकन करते हैं, साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, जो उससे पहले रिसर्च हो चुकी हैं उन रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करना है, उस उद्देश्य को पाने के लिए हम शोध करते हैं। हमारा विशिष्ट उद्देश्य क्या है, हमारे स्रोत कौन से होंगे, किन किन स्रोतों को हम काम में लेंगे, हमारा समय और खर्चा जो होगा उसका अनुमान लगाते हैं। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, कहाँ पर किस फील्ड में जाके कौन सी पर्टिकुलर जगह पे जाके अध्ययन करना है, उस स्थान को हम तय करते हैं। फिर हम उपकल्पना बनाते हैं कि जो कि एक कार्यकारी परिकल्पना होती है कि हम संबंध बताते हैं या तुलना बताते हैं कि इसके बीच में, जैसे अगर स्किल की कमी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस तरह से हम एक अनुमान की तरह अनुमान लगाते हैं, इसमें परिकल्पना बनाते हैं। और फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने का एक प्रलेखीय स्रोत और क्षेत्रीय स्रोत। प्रलेखीय स्रोत में आता है साहित्य, जो कि लेख होते हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्षेत्रीय स्रोत से है कि व्यक्तियों का उस विषय से संबंधित जो व्यक्तियों का अध्ययन करना है उसमें साक्षात्कार करेंगे, अवलोकन उनको ऑब्जर्व करेंगे। फिर हम सैम्पलिंग का चुनाव करते हैं, सैंपल लेते हैं, यहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है तो वहाँ से कुछ जो 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों में से हम कोई 50 या 40 व्यक्तियों को लेंगे, वो उनकी विशेषता को बताता हो, जो बाकी 100 बचे उनकी विशेषताओं को भी बताता हो। तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को हम कलेक्ट करते हैं सूचनाओं के माध्यम से, जिनसे हमने सूचना लेनी है उनको हमें कॉन्फिडेंस में रखना होता है, उनकी सूचनाएं जो हैं वो लीक नहीं होंगी। फिर हम वर्गीकरण करते हैं, जो सूचनाएं हमने कलेक्ट की हैं फिर हम उनको वर्गीकरण में करते हैं, उनको एक ही श्रेणी में रखते हैं, जो एक जैसी हैं उनको एक श्रेणी में रखते हैं, जिनकी प्रकृति एक जैसी है। फिर हम उसकी सारणी बनाते हैं, सारणी बनाकर फिर उनकी तुलना करते हैं, उनके बीच में सहसंबंध को देखते हैं। जब हम उनकी तुलना करते हैं, उनका सहसंबंध को देखते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम एक एंड के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद हम समानीकरण करते हैं, जो कि हमने जो समस्या ली थी उस समस्या का विश्लेषण करते हैं, उसका हम समाधान हेतु सुझाव भी देते हैं। तो ये था आज का जो कि सामाजिक अनुसंधान के स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा। अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।